हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। देखिए 10th के लिए ये 3 मार्क्स के इसमें से, चाहे एसएससी हो चाहे सीबीएसई, दोनों में ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। देखिए केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। केमिकल यानी जब कोई, नाम से लग रहा है, कोई केमिकल चेंज हो, केमिकल कॉम्बिनेशन हो, जब दो एटम आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं। क्यों कंबाइन करते हैं? क्योंकि वो एक नया सब्सटेंस बनने की तैयारी करते हैं जो पहले वाले सब्सटेंस से ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो यानी कि अपने आप हो रहा है, इसमें कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं है, तो यानी कि नया सब्सटेंस जो बनेगा वो पुराने सब्सटेंस से ज्यादा स्टेबल होगा। इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ा आप जान लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट। क्यों केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट आप भी जानते हैं, एवरी एटम इज मेड बाय 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी एटम इज द स्मॉल। देखिए दुनिया में अगर कहा जाए एटम, इट इज द smallest particle which does not exist freely in nature except noble gas। ठीक है, नोबल गैस में जिसके अंतिम में ऑन आए, एक और हीलियम भी जोड़ लीजिए, हीलियम, जेनॉन, रेडॉन, ये सब नोबल गैस है, एक्सेट्रा, जेनॉन, नियॉन, ठीक है, Ne, ये सब ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये स्टेबल होते हैं। देखिए एवरी एटम हुआ, फिर हमने कहा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इट इज स्टेबल इन नेचर बिकॉज इट फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एटम। ठीक है, जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन किया तो CO2 बना। तो कार्बन आपका एक एलिमेंट है, एक एटम है, और ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो CO2 बना। ये एक मॉलिक्यूल है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए अभी हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए अभी हम डेफिनेशन नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट फ्री नेचर। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते एक्सेप्ट नोबल गैस। मॉलिक्यूल्स में आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन में चाहे लेन देन करके चाहे शेयरिंग करके वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं और नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं तो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिखाते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं दिखाते हैं। ओके, अब देखिए मुद्दा ये है एलिमेंट। ये सारे हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। इट इज द सब्सटेंस विच मेड बाय वन काइंड ऑफ एटम। इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट। जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, ये एक एलिमेंट है। और इसका सबसे छोटा पार्टिकल जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी नहीं एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ऑक्साइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में, बाइकार्बोनेट फॉर्म में। अब ये क्यों कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? क्या इसमें ऐसा होता है? वो केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जो कि हाईली स्टेबल होता है नेचर में। ठीक है, तो ये कहलाएगा एलिमेंट। सोडियम यानी जो सब्सटेंस छोटा कई सब्सटेंस मिले तो कई पार्टिकल्स अगर आपस में जुड़े तो एक सब्सटेंस बनते हैं। अगर ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स जुड़े, जैसे सोडियम 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 सोडियम, तो वो क्या होगा? एलिमेंट। और सोडियम ऑक्सीजन मिले तो सोडियम ऑक्साइड बन गया, तो वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड।
कंपाउंड क्या है? इट इज द सब्सटेंस फॉर्म बाय केमिकल combination of two or more element। ये हम आपको बताएं थोड़ा बेसिक जानकारी कि क्या होता है और क्यों कैसे बनता है। एलिमेंट की बात करें, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टू टाइप्स के होते हैं, एक होगा मेटल और एक होगा नॉन मेटल। देखिए मेटल का बेसिक डेफिनेशन यह है कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेंगे, द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अब हम कहें टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। यानी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जनरली नॉन मेटल नॉट इंड विद आईयूएम, नॉट इंड विद आईयूएम, और ये क्या होगा? इंड विद आईयूएम, यानी जिसके अंतिम में पढ़ने में अगर आईयूएम आए तो वो क्या होगा? मेटल। और जिसके अंतिम में आईयूएम नॉट इंड विद आईयूएम, जैसे सल्फर हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, अब ये क्या है? सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ। ये हमने कुछ जनरल जानकारी दी है। मेटल मेलेबल होगा, मेलेबल, डक्टाइल, ये फिजिकल पहचान है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नेदर मिलेबल एंड नॉट डक्टाइल। सबसे ज्यादा मिलेबिलिटी किसमें होती है? गोल्ड में, सिल्वर में, सबसे अधिक गोल्ड में होगी, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने कुछ आइडिया दिया है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी इसको अगर आप खींचेंगे तो हाईली स्ट्रेचेबल होगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक टूटेगा नहीं। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लक्ष्रस, यानी इसको रगड़ोगे तो ये चमकेगा। नॉन लक्ष्रस, पांचवी प्रॉपर्टी। फिर सारे मेटल क्या होंगे? ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, इन ऑल थ्री स्टेट। सॉलिड में आपको दिखा दें हम कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। लिक्विड में आपको हम दिखा दें ब्रोमीन लिक्विड। गैस में तो बहुत ज़्यादा है, गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फिर ओजोन, फिर बहुत चीज़ें हैं ऐसे नॉन मेटल जो कि फ्लोरीन, ये सब क्या है? गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल हमने दिया, एक जनरल पहचान दिया कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल। ये एक थ्योरेटिकल पहचान है कि एवरी एटम जिसमें लूज करने की टेंडेंसी होती है वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। तो मेटल का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने सोडियम हुआ, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में हो तुरंत लूज कर देगा, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यानी मान लीजिए हमने कहा ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, गेन किया, यानी इसमें गेन की टेंडेंसी होगी और इसमें लूज की टेंडेंसी। देखिए अब आया केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले पढ़ना है आपको आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्यू एलिमेंट कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए अगर नोबल गैस को छोड़ दिया जाए जिसके आउटर मोशन में 8 या 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, हीलियम में केवल 2, हीलियम की बात करेंगे तो 2 और सब केस में कहेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो हर एटम चाहता है कि हम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लें या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लें बाय लूज, गेन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब लूज और गेन करते हैं तो यहां पर लूज और गेन करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक लूज करता है, लूज एंड गेन, और इसमें क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, every atom to complete their octet in outermost shell to obtain the stable arrangement in outermost shell to become stable in nature। यानी कहने का मतलब है अगर वो आउटर मोस्ट सेल में कंबाइन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं तो वो लोअर एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं और हाईली स्टेबल होते हैं नेचर में। तो एवरी एटम want to complete their octet or doublet to obtain noble arrangement, noble इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आउटर मोस्ट सेल। एवरी एटम वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुबलेट टू ऑब्टेन नोबल अरेंजमेंट, नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आउटर मोस्ट सेल। दैट इज या तो अट्ठा मारे रहेगा या तो, यानी कि नोबल गैस में क्या होता है कि वो आउटर मोस्ट सेल में, अब ये कहानी किस कारण से होती है, या तो पहला कारण है बाई लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, और दूसरा बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अभी हम बताएं कि शेयरिंग आप कैसे देखते ही पहचान लेंगे कि ये आयनिक बॉन्ड है और ये, यानी आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है और ये कोवैलेंट बॉन्ड है। अब हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और केमिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से बताएंगे, कैसे आप फार्मूला देख के ही पहचान लेंगे कि आयनिक कंपाउंड है और कैसे आप उसके बिहेवियर से पहचानेंगे कि आयनिक कंपाउंड है, ये हम बताना चाहते हैं। तो पहला हम कहें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, तो पहला हेडिंग डालेंगे आप आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब आप उसको फॉर्मूला देख के कैसे पहचानेंगे। जब किसी मेटल का नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन हो, नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन हो, हमेशा आप लोग समझ जाइए आयनिक कंपाउंड बनेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट
हम थोड़ा सा आइडिया आप में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो मेटल के साथ कंबाइन किए हैं लेकिन आयनिक कंपाउंड नहीं है। एक्चुअली में अगर ये मेटल पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप का होगा तो हमेशा आयनिक कंपाउंड, एक्सेप्ट लिथियम बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ दीजिए, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ दीजिए, और नॉन मेटल कोई भी हो। लेकिन अगर डी ब्लॉक का नॉन मेटल है, डी ब्लॉक का मेटल है और प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, सल्फेट है, क्लोरेट है, फिर नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, यानी स्ट्रॉन्ग, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनके साथ जैसे मान लीजिए हम कहें FeCl3 तो आयनिक, FeCl2 आयनिक, ZnCl2 आयनिक, ठीक है। ये सब कंपाउंड जब भी बनेंगे तो जान लीजिए लाइफ टाइम रिचार्ज लाइए, ये सब क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी जरा समझ जाइए, कैसे आप फिजिकली समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला, ऑल आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑल आयनिक कंपाउंड, ऑल आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। पहली बात हम बता रहे हैं, देखिए ऑल आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, पहली बात। ऑल आयनिक कंपाउंड conduct electricity in molten state or aqueous solution due to ionization, क्योंकि वो आयनाइज कर जाते हैं, यानी कि जब वो पानी में जाते हैं तो स्प्लिट कर जाते हैं आयन में, जिसकी वजह से करंट कंडक्ट होता है। All ionic compound are hard in nature. It have high boiling point and melting point. छठवां, देखिए आयनिक कंपाउंड, एक तो ये सब जनरल प्रॉपर्टी है जो आयनिक कंपाउंड शो करता है। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, इट इज ब्रिटिल इन नेचर। हाँ, मोल्टेन स्टेट में भी इसमें करंट कंडक्ट होता है, क्योंकि सारे आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रांग होती है, हाई होती है, जिसकी वजह से अपने मेल्टिंग पॉइंट के पहले ही ये आयन में डिसोसिएट कर जाता है, जिसकी वजह से करंट कंडक्ट करता है। तो ये जान गए। अब हम आपको कुछ और कॉन्सेप्ट, इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका यानी फॉर्मूला देख के पहचानना होगा, जैसे हम कहें NaCl, NaBr, ये सब, फिर KBr, KCl, ये सब क्या है, आयनिक कंपाउंड। देखते ही बताइए सॉल्युबल होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये मतलब हार्ड होगा, और ये हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये ब्रिटिल होगा। ये सब प्रॉपर्टी इसमें आ गया। क्लियर, ये नोट कर लीजिए। और एक प्रॉपर्टी हम आपको बता दें, अब इसका डेफिनेशन क्या होगा आयनिक कंपाउंड का। The bond formed by complete loss and gain of electron
ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between cation and anion is called ionic bond or इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? इसको कहेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हम आपसे कहें Na है और Cl है, तो NaCl का अगर आप इसमें Na क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कैसे होता है देखिए, Na इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन 281, क्लोरीन 287, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम केवल दिखाएंगे। जो भी लेन देन होता है वो केवल आउटर मोस्ट है, अंदर वाले में से कोई लेन देन नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन गया कैटायन, ये स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाएं। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इसे डॉटेड ऐसे एरो कर दिए, डॉटेड लाइन से। ये क्या हो गया, इसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब हम दिखा रहे हैं दूसरा CaCl2, तो CaCl2। अब कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 हो गया, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 हुआ, इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, तो 2882 287। अब इसको दिखाना है तो कैल्शियम को बीच में ले लीजिए, इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन लेगा तो इसका हो गया 8। देखिए यहां पर इसके कितने हो गए 8, ये दिखाने की होते हैं, दिखाने का आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी देखिए 28 हो गया, और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट हो गया 288, क्या दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। और यहां पे क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 288 हो गया, ये हो गया 288। ये डॉटेड लाइन से इसका आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएंगे। ये क्लोरीन हो गया 2 2 4 2 6 2 8, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, यानी क्लोरीन का इसको डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए। ये क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी यहां पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो जा रहा है। देखिए ये भी 288, ये भी 288, ये भी 288, यानी कि कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। इस तरह से आप स्ट्रक्चर दिखा देंगे। आयनिक बॉन्ड ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कहा जाए सारे बॉन्डों में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, यानी जितना बॉन्ड बनता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इसी का होता है। इसीलिए दुनिया में सबसे सारे आयनिक कंपाउंड, हम प्रॉपर्टी में आपको नहीं बताएं, ऑल आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टल और एमार्फस। तो ऑल आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, यानी इसकी एक और प्रॉपर्टी यहां पे कहीं प्रॉपर्टी में नोट करें, क्रिस्टलाइन इन नेचर। सब के सब क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, यानी कि रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न होगा और काफी क्लोज एंड कॉम्पैक्ट पैकिंग करेंगे और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ओके, अगला क्लास